नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की जिन रचनाओं को लेकर हिंदी साहित्य में अधिक चर्चा है उसमें कलापी, पांचजन्य, नंददास जैसे काव्य संग्रह हैं। लेकिन यदि आप भारत सावित्री नाम की अनमोल कृति को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको भारत की विश्व रंगमंच पर उपस्थिति का एहसास तो होगा ही, साथ ही विश्व के विभिन्न देशों द्वारा भारत पर किए गए अत्याचार के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। भारत सावित्री में भारत की स्वाधीनता के आंदोलन से पूर्व भारत का प्रारंभिक इतिहास से लेकर 1995 तक के देश विदेश में उत्पन्न समस्याओं और समाधान पर फोकस किया गया है। कवि ने स्वयं भी लिखा है कि यह कृति मात्र भौतिक नहीं है, भौगोलिक नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं, परंतु धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ऋषि मुनियों के उपनिषद भाषा के रूप उत्तर देने का प्रयत्न मात्र है। कालांतर में जिन बातों को वेदों में जटिलता से कही गई है उसी वार्ता को उपनिषद के द्वारा रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से वर्णन किया गया है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूलाधार हैं। भारतीय आध्यात्मिकता दर्शन स्रोत हैं। उपनिषद को लोग ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। इसमें चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार है। इसमें कवि हृदय की काव्यतम आध्यात्मिक रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में कविवर आरसी प्रसाद सिंह की भारत सावित्री नाम की यह कृति भी भारतीय साहित्य का एक उपनिषद है। जी हाँ, भारत सावित्री नाम की महाकवि आरसी रचित कृति आज की तिथि में भारतीय साहित्य का एक उपनिषद ही तो है, क्योंकि इसमें समस्याओं को बतलाया गया है, उसके समाधान के उत्तर भी केंद्रित किए गए हैं। कवि द्वारा अज्ञात की खोज के प्रयास को शब्दों में बांधने की कोशिशें हैं। विभिन्न उदाहरणों, रूपकों, संकेतों और युक्तियों के द्वारा कथाओं का सृजन किया गया है। कवि ने इस पुस्तक में 76 प्रसंग सृजित किए हैं। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि उपनिषद जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं, इसकी संख्या तकरीबन 200 है, किंतु इसमें मुख्य 13 हैं। वर्ष 1996 में महज मृत्यु से 6 महीने पूर्व प्रकाशित यह कृति कवि आरसी प्रसाद सिंह की धड़कन है, जो आजीवन धधक कर इसकी रचना की और इसके प्रकाशन के लिए शीर्षक चयन को लेकर भी कई वर्ष लग गए। और जब इसका प्रकाशन हुआ तो यह आरसी उपनिषद के रूप में चर्चित हुआ और यह भारत सावित्री आज महाकवि आरसी प्रसाद सिंह का एक उपनिषद ही तो है। हम इस कृति के कुछ प्रसंग के बारे में उनके द्वारा रचित कविता की पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रचना को रख रहे हैं। आप इसे जरा गौर से देखेंगे। चंद लाइनें हैं और विभिन्न प्रसंग का हम चर्चा कर रहे हैं। पहले प्रसंग में महाकवि आरसी ने काव्य को इस रूप में भारत सावित्री में अंकित किया है। कठिन ग्रीष्म के आतप में तप धरती का तप पूर्ण हुआ, अग्निवान से प्रखर पवन का अहंकार जब चूर्ण हुआ, तब प्रभु की निर्दोष कृपा से घटा गगन में घिर आई, उतर परा आषाढ़ धरा पर बजा वर्ज की सहनाई, अंतरिक्ष में उमर घुमर कर काले काले घन छाए, नीलकमल पर ज्यों गुंजन कर श्याम भ्रमर दल मंडराए। इस प्रसंग का नामकरण वसुधा सुधा रखा गया है। वसुधा अर्थात धरती और सुधा अर्थात अमृत या कल्याण से है। कवि के अनुसार धरती का अमृत अर्थात वर्षा के बूंदों से है।
कवि इस प्रसंग में ग्रीष्म ऋतु से धरती के गर्म होने को एक तपस्या करार दिया है। वर्षा ऋतु की बूंदों से प्रकृति का चित्रण किया है। कथा पात्र का नामकरण भी किया है। ठाकुर मान सिंह का राजकुमार पुत्र अभय के अलावे उस्मान के रूप में पात्र को संग करने वाले इस महाकवि ने प्रकृति के सभी उपवन, चांद, सूरज, नदी, खेत, खलियान आदि का जिक्र कर इस काव्य कृति रूपी उपनिषद की नींव रख दी है और यह आपको इस पुस्तक में पहले प्रसंग में मिलेगा। दूसरे प्रसंग में महाकवि ने कुछ इस प्रकार का लय दिया है। कोसी का निर्जन सा तट है, दिन की ढलती बेला है, अपने ही सपनों में खोया अभय कुमार अकेला है। करतल पर रख भार चिबुक का तरुण अधीर विचार रहा, जल में प्यासी मीन वायु में क्यों पंछी पर हार रहा। वैसे तो कोसी त्रासदी देश की समस्याओं में से एक है। कवि का यह काव्य रूप शायद उस समय का है जब कोसी आक्रोश के कारण देश का एक भूभाग पूरी तरह से प्रभावित था। वर्ष 1927 से लेकर 1945 तक कोसी का प्रकोप जनजीवन के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी साबित हुआ था। उसी समय का वर्णन कवि ने अपने इस प्रसंग में किया है। प्रसंग का नामकरण से एक बात स्पष्ट है कि कवि का मन भी विचलित हुआ होगा और चूंकि त्रासदी है, त्रासदी हर किसी को विचलित कर जाता है, क्योंकि बाद के दिनों में वर्ष 1946 में कोसी बांध परियोजना का गठन के साथ ही नदी की त्रासदी के उपाय का शुभारंभ हो गया था। कोसी त्रासदी की चर्चा हो तो फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चा करना उचित हो जाता है। रेणु ने मैला आंचल उपन्यास में कोसी लीला का वर्णन किया है। रेणु ने इस उपन्यास में अपने काव्य को कोसी पर केंद्रित करने का प्रयास भी किया है। इसका अनुभव समीक्षक को इन पंक्तियों में हुआ। नव जागरण मंत्र में कोसी बह रही है, लहरें नाच रही है, अर्धनग्न जनता का विशाल दल। रेणु ने मैला आंचल जो अमर कीर्ति है, फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कीर्ति मैला आंचल है। इसके अलावे कोसी का वर्णन परिकथा में भी किया है। धर्मयुग दिनमान में भी कोसी के बारे में रेणु की रचनाएं प्रकाशित हुई। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में लिखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि कोसी पर किसी ने लिखा तो वह रेणु थे। लेकिन रेणु के अलावे किसी ने कोसी की त्रासदी को समस्या मानकर अपने कीर्ति में स्थान दिया, वह भी भारत सावित्री में, तो वे थे महाकवि आरसी, जिन्होंने अपने काव्य का रूप देकर एक बात साबित कर दिया कि कोसी का आक्रोश समय काल के लिए जनजीवन की समस्याओं में से एक था और यह संपूर्ण देश को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। खासकर मिथिला का क्षेत्र इससे अत्यधिक प्रभावित रहा है। इसी प्रकार नागार्जुन ने भी वर्ष 1955 में लिखा है, जय कोसी महारानी अब तो तुम बंध जाओगी, अमृत होगा पानी मिट जाएगी मिथिला से अब दुख दारिद्र कहानी, जय कोसी महारानी। इसी प्रकार कवि ने अपने तीसरे प्रसंग में काव्य रूप को कुछ इस प्रकार से लिखा है और उसे कथा सूत्र में बांध कर लिखा है, जिसमें उन्होंने कोसी त्रासदी की चर्चा में अपने काव्य को रंग दिया है। कब तक चिंतन स्रोत चला यह, कब तक झंझावात रहा, कोसी की धारा से कितना चंचल सलिल प्रवाह वहां, ज्ञात नहीं कब मुक्त हुआ आकाश श्याम धन माला से, फिर तर पाने लगा दिवाकर जग को अपनी ज्वाला से। चौथे प्रसंग में कवि ने वेश परिवेश को स्थान दिया है और इस प्रसंग में कवि ने संपूर्ण देश के आकार प्रकार को अपने कविता की अंजलि में गुनगुनाया है। इसमें नदियों, पहाड़, देश की सीमा रेखा, विभिन्न भाषाएं, भिन्नताएं आदि के बारे में चर्चा की है। अपने कथा पात्र को चित्रित कर कवि ने लिखा है, गरज रही दक्षिण में सागर की अपार जल राशि विमल, गंगा यमुना सिंधु कौशिकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा रावी, गोदावरी नर्मदा सरयू सदृश पवित्र सलील श्रावी, बहती है नदियां कल कल ध्वनि करती गौरव गुण गाती।
5वें प्रसंग में कवि ने इस प्रसंग का नाम परिचय प्रभाव रखकर कवि ने सबों का ध्यान केंद्रित किया है कि किस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और गांधी ने देश को जगाया और गौरों को शिक्षा पद्धति का विरोध किया गया। जो अंग्रेज थे उसकी शिक्षा पद्धति का भी भारत में पुरजोर विरोध हुआ था। देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की नींव को अपने काव्य के रूप में गाया है। यहाँ कवि के पंक्तियों को देखकर यह कह सकते हैं कि कवि आरसी भी देश हित में विद्रोही कवि की भूमिका में दिखे हैं। गांधी जी ने देश जगाया, सूत्र दिया आजादी का, देशभक्ति के साथ मनोरम मंत्र जगाया खादी का, वही स्वीकार करना बतलाया गौरी शिक्षा पद्धति का, चरखे के द्वारा दिखलाया पावन पथ देशोन्नति का। छठे प्रसंग में महारण्य रंगमंच के नाम से इस प्रसंग की व्याख्या कवि ने की है और यह प्रसंग खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जो भयंकर युद्ध का रंगमंच सज रहा था उसे अपने काव्य में चित्रित किया है। कवि ने मुसोलिनी के फांसीवाद व हिटलर के नाजीवाद के कारण विश्व की दुर्दशा का वर्णन किया है। वर्ष 1939 से 1945 तक के घटनाक्रम को लिखा गया है। तकरीबन 70 देशों की सेना इस युद्ध में सम्मिलित हुई थी और तब कवि ने लिखा था, सावधान हो घरा, सावधान हो धरा, गगन था उस दिन फिर ललकार उठा, झंकृत हुई रुद्र की बीना, काल धनुष टंकार उठा। कवि ने मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बटे विश्व के विभिन्न देशों के बीच युद्ध एवं सहयोग से अछूता नहीं रहा। भारत में तो गांधी ने करो मरो का नारा दे रखा था। इसकी व्याख्या प्रसंग 7 में कवि के द्वारा किया गया है और इस प्रसंग में कवि ने लिखा है कि भारत का आदर्श नहीं है घबराना, वह असफलता से भी नहीं घबराता है, अनुचित लाभ उठाना कोई दुश्मन की दुर्बलता से। और इस प्रकार से उन्होंने 7वें प्रसंग में गांधी के करो मरो के नारे को 8वां प्रसंग में भी बल दिया गया है। 42 के आंदोलन पर कवि ने अपने शब्द मान का प्रहार किया है और एक पंक्तियां उन्होंने अपने भारत सावित्री जैसे उपनिषद में लिख डाला है। एक लहर थी वह आंधी की, एक लहर थी वह आंधी की, एक क्रांति का नारा था, एक चुनौती थी वह जिसने खुलेआम ललकारा था। इस प्रकार से महाकवि आरसी ने अपने उपनिषद भारत सावित्री के 9वें प्रसंग में विश्व युद्ध विभीषण का नाम देकर कवि ने भारत के वीरों के साथ अन्याय की बात को जोर देकर उठाया है। यह बातें भले ही उस समय तो नहीं लेकिन आज विश्व पटल पर ला रहा है। युद्ध के परिणाम पर लेखन का रूप ये था, सारा साधन जो जीवन का गया युद्ध में झोंका था, पशुओं से भी बुरा हाल से सुनारे वृद्ध जनों का था। ये 2 पंक्तियां ही सब कुछ कहा जाती है। 10वां प्रसंग का वंदी जीवन तो यह है, अर्ध निशा है कारागृह है और यहाँ बंदी सोया, दूर दूर सपनों के वन में मन जैसे उसका खोया। 11वें प्रसंग में महाकवि ने महासम्रांत नाम से कवि के चित्रण में हिटलर एवं रूस के बीच के युद्ध के बारे में बतलाया है और रक्तपात हो गया विश्व में, धुआंधार संग्राम मचा, शांत हुआ जो युद्ध देवता ने विनाश का स्वंग रचा। 12वें प्रसंग में कवि ने अपने देश की परतंत्रता को स्वतंत्रता में बदलने के आंदोलन में गांधी के बाद सुभाष चंद्र बोस के कारनामों को काव्य में अंकित कर शब्दों को एकत्रित कर स्वाधीनता आंदोलन का बखान किया है और उन्होंने लिखा है, नेताजी के आधिपत्य में एक नई सरकार हुई और फौज आजाद हिंद की जबरदस्त तैयार हुई। 13वें प्रसंग में आजाद हिंद सेना नाम से काव्य सृजन किया गया है और इसमें महाकवि आरसी ने यह लिखते हुए लोगों से आह्वान किया है, जय भारत जय भारत जय आजाद हिंद सरकार चलो, बन बन से घाटी घाटी से आती थी आवाज चलो। 14वां प्रसंग में गृह विभाजन कलह के नाम से काव्य का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसमें आजाद भारत के टुकड़े होने की गाथा गूंथी गई है और कवि ने लिखा है, मान गई कांग्रेस विभाजन अंतरिम सरकार बनी, अंग भंग हो गया देश का हाय विजय भी हार गई। स्वाधीनता गमन के क्रम में
15वें प्रसंग में कवि कुछ इस प्रकार से काव्य सृजन करने को विवश हैं और वे लिखते हैं। द्वार द्वार पर डोल रहे अलमस्त तिरंगे ध्वज वाले, द्वार द्वार पर डोल रहे अलमस्त तिरंगे ध्वज वाले, डाल डाल पर चहक रहे हैं स्वर्ग के पंछी मत वाले। आया पर्व मुक्ति का भारत अब स्वाधीन हमारा है, हिमगिरी से सागर तक बहती महानंद की धारा है। हम जनगण जनगान करेंगे, सबके साथ बढ़ेंगे हम, इस अशोक चिन्हांकित ध्वज को कभी न झुकने देंगे हम। अभी तक स्वतंत्रता की बेड़ी में बंधी मां भारती को आजाद करवाने को लेकर कवि ललकार तो कवि वीरों के सहकार को काव्य का रूप देने वाले कवि आरसी ने अपने इस उपनिषद के 16वें प्रसंग में आजाद भारत की दुर्दशा को देश दुर्दशा के नाम से अपने काव्य में परिलक्षित किया है। कवि का काव्य कहता है कि इस प्रसंग को कवि ने वर्ष 1950 के आसपास का चित्र अंकित किया है और उन्होंने यह लिखा है। हमें मिली आजादी चोरी करने जेब कतरने की, हमें मिली आजादी भाई पर बंदूक चलाने की, हमें मिली आजादी नंगा नाच नाचने गाने की, हमें मिली आजादी अपना फुटा ढोल बजाने की। 17वें प्रसंग में कवि ने महात्मा गांधी की हत्या को गांधी हत्या का नाम देकर काव्य को बोल दिया है। इसका अर्थ है कि 30 जनवरी 1948 के आसपास की यह रचना रही होगी और उन्होंने ऐसे लिखा है। वह कैसा था घोर अमंगल दिन, व्याकुल ब्रह्मांड हुआ, नाथुराम गोडसे द्वारा गांधी हत्याकांड हुआ। बसुदा हुई विपन मृत्यु सिंदूर मांग का लूट चली, हाहाकार भरे छंदों में भारत बानी फूट चली। 18वें प्रसंग में कवि ने गांधी पुण्य तर्पण का नाम दिया है। इसमें भी गांधी हत्या का दुष्प्रभाव विश्व पटल पर एवं भारत में क्या हुआ, इसी पर केंद्रित काव्य लिखा गया है। और महाकवि आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा है। विदा हुए तुम उधर देश पर दुख की घटा घिरी काली, विदा हुए तुम उधर देश पर दुख की घटा घिरी काली, शोक छेब लज्जा से आई झकबन की डाली डाली। विदा हुए तुम चंद दिनों तक रहा विश्व में कोलाहल, व्यथा वेदना के सागर में मची रही भारी हलचल। इस उपनिषद में 19वें प्रसंग में कवि के दो पात्र अभय और उस्मान की बात समीक्षक को समझ में आता है। जब विश्व वृक्षारोपण के नाम से प्रसंग में भारत पाकिस्तान के चर्चे सरेआम होता है और तब वे लिखते हैं। 1 इंच भी भूमि हमारी धौंस दिखाकर जो हर पे, उसकी लाश नरक में जाए उसका सिर भू पर तरपे। भ्रष्टाचार संहिता के नाम से 20वां प्रसंग में कवि ने आजाद भारत में भ्रष्टाचार रूपी जरासंध के बढ़ते प्रकोप के बारे में अपना काव्य वैभव का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसे समीक्षक संजीव कुमार सिंह ने इस प्रकार का रूप दिया है। नेता एक के मुर्ग मसल्लम, नेता दुए वोटर है, नेता तिये वंदन माला, नेता चौके मोटर है, नेता पंचे मंत्री का पद, नेता 26 सत्ता है, नेता सत्ते सैर सपाटा, नेता 8 भत्ता है, नेता 9 बैंक बचत है, नेता दाहें बंगला है, इतने पर भी हाथ पसारे हुआ नेता क्या कंगला है। यह नेता पर बहुत बड़ी टिप्पणी थी और इसे उपनिषद में महाकवि आरसी ने जगह दिया है। इसका अगला पंक्ति है। आजादी के पूर्व हमारा जो सर्वोत्तम साधन था, सेवा त्याग तपस्या ही का जीवन था, अभिनंदन था। आज उसी को आजादी के बाद देश ने खोया है, वानर ने मानो चरणों को गंगा जल से धोया है। महाकवि आरसी ने 31वें प्रसंग में से लेकर 29वें प्रसंग तक स्वतंत्र भारत से लेकर गणतंत्रता तक के आयाम को लेखांकित किया है। इसकी कुछ पंक्तियां हम आपको रखते हैं इस वीडियो में समीक्षा के तौर पर। मंत्री पद है मुख्य, भले ही दाल भात तरकारी हो, दूध दही घी से भी चिकना हो पद जो सरकारी हो। मंत्र न बदला तंत्र न बदला, नए नहीं कुछ यंत्र हुए, अगर न कुछ बदला तो हम फिर कैसे आज स्वतंत्र हुए। कवि ने स्वतंत्र भारत और विश्व पटल पर हिटलर की तानाशाही से लेकर स्वाधीनता तक के भारत को इस कीर्ति के प्रथम खंड में जगह दी है। कीर्ति के दूसरे खंड में कवि ने 30वां प्रसंग से लेकर 50वां प्रसंग तक कर्म से काव्य को सजाया है।
कवि के बोल को आपके बीच रख रहे हैं। आप स्वयं इन पंक्तियों को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि यह कृति ससमय प्रकाशित हुआ होता तो हिंदी साहित्य में आरसी को जो स्थान अब तक हासिल ना हो सका, वह क्या इस कृति के ससमय प्रकाशित होने पर रोके भी रुक सकता था क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल केवल मेरा नहीं है बल्कि हिंदी साहित्य के पाठकों का भी है, जिनके हृदय में आज भी आरसी के मूल्यांकन नहीं होने की टीस उमर घुमर पर रही है। खैर छोड़िए, एक साहित्यकार को इससे लेना देना ही क्या है, वह तो सिर्फ लिखता है और लिखते हुए ही स्वर्ग सिधार जाता है। लेकिन हम यहाँ इस खंड के कई पंक्तियों को रख रहे हैं। अभी हुआ ही था अरुणोदय, कंठ खुला ही था खक्का, अकस्मात भर गया रश्मियों से सारा आंगन जक्का। आज शक्ति नारी की सारी, पैसे की मोहताज बनी, बनी पांव की जूती ज्योति, कभी शीश का ताज बनी। अरे कौन पाखंडी नारी की महिमा को गाता है, कौन मूर्ख नारी के आगे अपना शीश झुकाता है। बीते दिवस मास भी बीते और वर्ष भी बीत गए, यौवन में द्रुतपति के मेले और भमर के गीत चले। इसके आगे कवि को अनेकों पात्र मिले हैं और इन पात्रों की आड़ में वह सब लिखता है जो वह समाज में होते हुए देख रहा होता है। बाबा चेतन दास कुटी में बैठे जूता सीते हैं और हृदय में लगी राम धुन, नाम सुधा रस पीते हैं। जागरण मंत्र में कवि ने इस प्रकार से अपनी रचना को पिरोया है। सीमा पर संघर्ष मचा है, दुश्मन गोली दाग रहे, तुम कैसे सोने वाले हो जो न आज भी जाग रहे। गंगा उमरी यमुना उमरी, उमरे सातों सागर भी, बंसी बट को छोड़ चले हैं कुरुक्षेत्र नटनागर भी। वर्ष 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो कवि ने कुछ यूं लिखा। कलम आज तलवार बनेगी, बानी विष बौछार बने, निश्चय होगी विजय हमारी, चरण बढ़े हैं यौवन के। पावन भूमि झुकेगी कभी न सन्मुख दुश्मन के, चीर समाधि चीनी सेना की, तूर हिमालय पार बने। चीन भारत युद्ध को विस्तार से अपने उपनिषद रूपी काव्य संग्रह भारत सावित्री में उद्घोषित करने के बाद कवि ने तृतीय खंड में देश काल, वर्णाश्रम, युग विकास, भारत शक्ति, समाज तंत्र, भारतोदय नाम का उल्लेख कर लेखन किया है। आजादी दिल की दौलत है, किसी कृपण का दान नहीं, एक बार आजादी खोकर पाना फिर आसान नहीं। देश की काल दशा से चिंतित कवि ने अपने चिंता के स्वर को भी राग दिया है। कृति के अंत में वह इस नश्वर शरीर को ईश्वर को समर्पित कर गीता का ज्ञान प्राप्त होना बताकर काव्य कृति का समापन करते हैं। इस कृति के अंत में कवि जो लिखता है उससे एक बात स्पष्ट है कि उसने कृति के प्रारंभ में जो स्वर उठाया उसका अंत भी उसी लय में लिखा गया है। तकरीबन 416 पृष्ठों में प्रकाशित भारत सावित्री में कवि ने जो अपना संजोया है वह सराहनीय है। कवि के इस सपने को भारत सावित्री का रूप दिया गया। इसके हर छंद में भारत दर्शन की सुगंध है, विवेकानंद के स्वर हैं, राम तीर्थ का चिंतन है, भगवत गीता के प्रसंग हैं, जय चंदों पर हमला है, त्याग योग वैराग्य ज्ञान का बखान है, हिटलर की तानाशाही पर प्रहार है, गांधी का सपना है, नव भारत की कहानी है, विश्व संकट के लिए कवि की चिंता मानस पटल पर केंद्रित है, वो अरविंद घोष, रास बिहारी बोस का जागरण मंत्र है, कुंवर सिंह की वीर गाथा का समय समय पर बखान है, देश की एकता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रधार पात्र अभय और उस्मान है, प्रकृति के गोद में रचा बसा भारत की भौगोलिक दसों दिशा का मर्म है, नव चेतना नव जागरण समाज तंत्र का एक सोच है। ऐसे में कविवर आरसी का भारत देश दुनिया में एक शक्तिशाली भारत के रूप में दिखने लगा है। तभी तो कवि ने भारत सावित्री में अपनी अस्मिता के लिए भारत के सपूतों को जगाया है। अग्रणी कवि आरसी प्रसाद सिंह की कविता का बस